नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप खुशहाल होंगे, सुखी होंगे, पढ़ाई निरंतर जारी होगी और लॉकडाउन का आनंद उठा रहे होंगे घर में। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं अपने पॉलिटी के तीसरे लेक्चर की। अच्छा, बीच बीच में करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक आपके बनते रहेंगे, जैसे इंडिया नेपाल रिलेशन सीमा विवाद पे बने। आज का जो लेक्चर होगा हमारा पॉलिटी का तीसरा लेक्चर होगा, जो जुडिशरी से संबंधित होगा, न्यायपालिका से संबंधित होगा। हम सरकार के दो अंग आपको पढ़ा चुके हैं। एक एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका पढ़ाया जा चुका है पूरे डिटेल में, फिर लेजिस्लेचर पढ़ाया जा चुका है पूरे डिटेल में। आज बारी जुडिशरी की। तो आज हम जुडिशरी का आपको जुडिशरी से संबंधित सारी बातें बता देंगे। इसके बाद फिर 2-1 दिन में इंडिया चाइना रिलेशन से संबंधित बातें बता दी जाएंगी। फिर उसके बाद इसे थोड़ा पॉज करके आपका थोड़ा बहुत ज्योग्राफी भी पढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे ही पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट्स आपका चलता रहेगा बारी बारी से। मैंने जैसा कि पहले ही कहा है कि हफ्ते भर में 2-3 वीडियो तो आएंगे ही, 2 वीडियो तो मतलब आएंगे ही, कोई विपत्ति या आपत्ति ना पड़े। तो बिना इधर उधर की बात के शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पढ़ने का सरकार का तीसरा अंग, सरकार में हमने पढ़ा था कि जो कानून को लागू करे उसे एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। दूसरा हमने फिर पढ़ा जो कानून को बनाए उसे विधायिका। तीसरा जो आज का मुद्दा है, नियम कानून का परीक्षण करने वाली संस्था। न्यायपालिका। कार्यपालिका के बारे में आपको पूरा बताया गया था, परमानेंट, नॉन परमानेंट, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, डुअल, प्लूरल। फिर इंडिया का बताया गया था, यूनियन और स्टेट का। लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया था, कुछ शब्दों को आपको बताया गया। फिर से उसके बाद यूनिटेरल फेडरल, फेडरल के बाद इंडिया का लेजिस्लेचर लेवल 1, 2, 3। 1 में पार्लियामेंट, 2 में आपका स्टेट लेजिस्लेचर, 3 में आपका लोकल गवर्नेंस के बारे में बता दिया गया था। इसी प्रकार अब आज हमारा जो मुद्दा है लॉ एग्जामिन बॉडी मतलब जुडिशरी की, तो इसे हमें समझना है। आज का कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा सॉलिड है। इसमें इस टॉपिक से संबंधित जितने करंट अफेयर हैं वो हम इसी में कवर कर लेंगे। ध्यान से बस समझना है आपको। तो सरकार का एक अंग जो कानून का परीक्षण करे, कानून का परीक्षण जो करती है उसी को कहा जाता है न्यायपालिका। कानून का परीक्षण करने वाली संस्था को ही न्यायपालिका कहा जाता है। समझिएगा, न्यायपालिका बेसिकली 2 प्रकार की होती है। पूरी दुनिया में 2 टाइप इसके पाए गए हैं। एक तो इंडिया में जो न्यायपालिका है, एक और टाइप पाई जाती है जो यूएस। तो समझना है, इंडिया में जो न्यायपालिका है उसे सिंगल जुडिशरी या यूनिटरल जुडिशरी कहते हैं। शब्दों पर ध्यान देना है। यूएसए में जो न्यायपालिका है उसे डुअल जुडिशरी कहते हैं, दोहरी न्यायपालिका। तो इंडिया में इकहरी न्यायपालिका और यूएसए में दोहरी न्यायपालिका। आपको पहले समझना है दोहरी। एक बार डुअल जुडिशरी हम समझ लें, फिर इंडिया का तो हमें जानना ही है। इसमें तो आपके करंट अफेयर भी आ जाएंगे। तो हमें अभी तुरंत समझना है यूएसए वाली व्यवस्था जो है डुअल जुडिशरी। फिर हम इंडिया का समझ लेंगे। ध्यान से समझिए। न्यायपालिका में हम पढ़ने जा रहे हैं डुअल, दोहरी न्यायपालिका। दोहरी न्यायपालिका हम नीचे से लिखेंगे, आपको बस ध्यान देना है। यूएसए की व्यवस्था हम पढ़ने जा रहे हैं।
दोहरी न्यायपालिका आपका यूएसए में। समझिएगा, जैसे यूएसए में मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति गलती किया और वो गलती मानी जा रही है केंद्र के नियम के अनुसार, वो कसूरवार ठहराया गया। मान लेते हैं कोई दूसरा व्यक्ति गलती किया, वो राज्य के हिसाब से कसूरवार ठहरा। जैसे इसे अपने देश में लागू करके देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, दिल्ली को लीजिए, ऐसे राज्यों में आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं है, लीगली कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर जो बिहार, मणिपुर, गुजरात जैसे राज्यों में अगर जो आप मदिरा सेवन कर रहे हैं तो वहाँ गुनाह है, लीगली एक ऑफेंस है। तो इसी प्रकार हम समझते हैं अगर जो अमेरिका में या डुअल जुडिशरी में अगर जो कोई गलती करता है और वो केंद्र सरकार के हिसाब से गलती है तो जिला स्तर पर जिला स्तर पर केंद्र के मामले की सुनवाई के लिए अलग कोर्ट, जिसे फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है, राज्य के मामले की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट जिसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। मतलब केंद्र सरकार के हिसाब से अगर जो कोई गलती किया तो उसकी सुनवाई एक अलग कोर्ट में होगी, उस जिला पर ही होगा, डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। राज्यों के हिसाब से अगर जो कोई गलती किया तो उसकी सुनवाई किसी अलग कोर्ट में होगी। बाय द वे, कोई अगर जो गलती कर दिया वो केंद्र के हिसाब से भी गलत है, राज्य के हिसाब से भी गलत है, तो ऑफिसर्स पकड़ेंगे, एक बार यहां पेश करेंगे, यहाँ ने मान लिया कुछ सजा दे दी, इसने कुछ सजा दे दी 2 साल की, फिर उसके बाद यहाँ पेश करेंगे, इसने भी 2 साल की सजा दे दी तो उसकी सजा 4 साल की हो जाती है। इसलिए आप लोग देखते होंगे अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम में सजाएं अक्सर ज्यादा हो जाती हैं सबकी। तो केंद्र मामले की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार के हिसाब से कोई अपराध करे तो उसके लिए जिला स्तर पर अलग कोर्ट होता है। राज्य सरकार के हिसाब से कोई अगर जो अपराध कर रहा है तो उसके लिए जिला स्तर पर राज्यों का अलग कोर्ट होता है। ऐसी ही व्यवस्था को दोहरी न्यायपालिका कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिला स्तर पर राज्यों का अलग कोर्ट हो, केंद्र का अलग कोर्ट हो। इसके बारे में देखते हैं, फिर इंडिया पर आ जाएंगे। इसके बाद अगर जो राज्य स्तर पे देखें, राज्य स्तर पे बात करें तो केंद्र मामले की सुनवाई के लिए राज्यों के स्तर पर फेडरल हाई कोर्ट्स होते हैं, फेडरल हाई कोर्ट। ऐसे ही राज्य मामलों की सुनवाई के लिए स्टेट हाई कोर्ट होता है। समझिएगा ध्यान से, स्टेट हाई कोर्ट और फेडरल हाई कोर्ट। समझिए, यहां अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कोई भी व्यक्ति राज्य का पहले नागरिक होता है, बाद में वो संघ का नागरिक होता है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए राज्य का मामला अगर जो हो, अगर जो राज्य के मामले के हिसाब से दोषी है तो उसका हाईएस्ट अपीली कोर्ट यही स्टेट हाई कोर्ट होता है। मतलब राज्य के मामले को लेकर कोई भी अमेरिका के राज्य का नागरिक स्टेट हाई कोर्ट से ऊपर अपील नहीं कर सकता। 2 सेकंड में फिर से सुनो। राज्य के मामले को लेकर कोई भी अमेरिका के राज्य का नागरिक इस स्टेट हाई कोर्ट से ऊपर अपील नहीं कर सकता। केंद्र के मामले में अपील कर सकता है, केंद्र के हिसाब से अगर जो नियम कानून हो तो उसमें अपील कर सकता है, लेकिन राज्यों के नियम कानून को या राज्यों के मामले को स्टेट हाई कोर्ट से ऊपर अपील नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या? राज्यों के मामले के लिए ये स्टेट हाई कोर्ट सबसे ऊपरी अपीली है, इससे ऊपर अपील नहीं किया सकता। मतलब यहां इसके बाद अपील राज्यों का मामला नहीं किया सकता। इसका मतलब क्या? यही स्टेट हाई कोर्ट राज्यों के मामले का एपिक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सबसे ऊंचा कोर्ट है। तो आपसे कभी कभार एग्जामों में पूछा भी गया है कौन सा देश ऐसा है जहां हर राज्य में सुप्रीम कोर्ट है, तो यूएसए में 50 राज्य हैं, 50 राज्यों में स्टेट हाई कोर्ट है और ये स्टेट हाई कोर्ट सबसे ऊंचा कोर्ट है राज्यों के मामले को सुनने के लिए। तो नेचर इसका सुप्रीम कोर्ट जैसा है राज्यों के मामले में।
ये समझ जाना है। तो कहा जा सकता है व्यवहारिक रूप में कि वहाँ 50 सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि ये राज्यों के मामले को ऊपर नहीं आने देते। यही सबसे ऊंचा अपीली जुडिशरी है। इसके बाद देखते हैं केंद्र मामले में। केंद्र मामले, केंद्र स्तर पर देखते हैं। केंद्र के मामले की सुनवाई के लिए केंद्र स्तर पर एक फेडरल कोर्ट होता है, जिसे यूएसए का सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ध्यान से समझिए, इस यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में जब से यूएसए का संविधान बना तब से आज तक वैकेंसी 9 जजों की ही है। इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ यूएस होता है, एक पर्सन। बाकी 6 पर्सन जो होते हैं, 6 जज, वो साधारण से जज होते हैं। 6 कह रहा हूं, 8 साधारण से जज होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, इन सभी के सभी लोगों का कार्यकाल जो है वो आजीवन होता है। मतलब ये आजीवन इस पद पर बने रह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बने रहते हैं, बने रह सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है। वॉलंटरी रिटायरमेंट का ऑप्शन इनको दिया जाता है। 75 साल बाद आप स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल आजीवन रहता है। एक बार पूछा भी गया है, तो आपको लगाना है यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं 9 हैं, उसमें से एक चीफ जस्टिस होता है और इनका जो कार्यकाल होता है आजीवन रहता है। अगली बात, यूएसए का सुप्रीम कोर्ट करता क्या है? तो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली 3 काम हैं। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली 3 काम है। 3 काम में क्या भाई, जाहिर सी बात है, राज्यों के मामले को देखने के लिए तो ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और सबसे ऊंचा राज्यों का मामला जो देख सकता है स्टेट हाई कोर्ट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट केंद्र के मामले को, अगर जो कोई बहुत बड़ा मामला हुआ, फेडरल हाई कोर्ट से नहीं सॉल्व हुआ और सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो ये केंद्र के मामले को देखेगा। और अलग 3 काम क्या है? नंबर पहली बात, अगर जो यूएसए में रहने वाला कोई भी नागरिक, किसी भी नागरिक के मूल अधिकार का हनन हुआ, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो वो डायरेक्ट यूएसए के सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। नंबर दूसरा, यूएसए में रहने वाले किसी भी नागरिक को अगर जो संविधान से संबंधित कोई दिक्कत हुई, संविधान के व्याख्या से संबंधित कोई दिक्कत हुई, तो संविधान की अंतिम व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। नंबर तीसरा, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के पास प्राइमरी जुरिडिक्शन या ओरिजिनल जुरिडिक्शन की पावर है। ये प्राइमरी जुरिडिक्शन और ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है, ये मैं अभी बता दूंगा। तो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के पास 3 पावर है। पहली पावर, ये किसी भी यूएसए के नागरिक के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पर, हनन होने पर, कोई भी नागरिक, और राज्य का हो या केंद्र कोई भी मामला हो, वो फंडामेंटल राइट से संबंधित मामला हो, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है संविधान की व्याख्या करने की। नंबर तीसरा, यूएसए का सुप्रीम कोर्ट के पास तीसरी शक्ति प्राइमरी जुरिडिक्शन और ओरिजिनल जुरिडिक्शन की। ये प्राइमरी जुरिडिक्शन और ओरिजिनल जुरिडिक्शन आपको बता दिया जाएगा अभी। अब बारी आती है, जैसे कि मैंने आपको कहा है, प्राइमरी जुरिडिक्शन या ओरिजिनल जुरिडिक्शन बताया जाएगा। अच्छा, अब बारी आती है सिंगल या यूनिटरल जुडिशरी, जो भारत का, समझिएगा, जुडिशरी इंडिया की जो सिंगल जुडिशरी है। देखो, भारत में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जिला स्तर पर, जिला स्तर, भारत में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो चाहे केंद्र का मामला हो, केंद्र सरकार के नियम के हिसाब से कोई दोषी हो, या केंद्र सरकार के नियम का दोषी व्यक्ति कोई भी हो, या राज्य का मामला हो, किसी भी मामले की सुनवाई एक ही कोर्ट करता है। इसे, जो जिला स्तर पर होता है, यहीं से सुनवाई शुरू होती है, इसे
डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट कहते हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय कहते हैं। प्रत्येक जिले में ये एक होता ही है। अच्छा, 2009 के बाद इससे भी, जिले से भी नीचे ग्राम स्तर पर न्याय पंचायतों की बात कही गई है, लेकिन अभी वो उतना कार्यरत नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। जुडिशरी के अलग फंक्शन में बता दूंगा इसे, लेकिन इससे नीचे भी है, लेकिन वो पूरी तरीके से पूरे देश में लागू नहीं है, इसलिए उसे स्किप किया जा रहा है। तो जिला स्तर पर भारत में केंद्र और राज्यों के मामले की सुनवाई के लिए एक ही कोर्ट होता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट कहते हैं। जो सिविल मामलों की सुनवाई करता है, क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करता है, ये जिला स्तर पर एक ही बिल्डिंग होती है, लिखा रहेगा जिला एवं सत्र न्यायालय फला, ये स्टेट कॉमा लगा के लिखा रहेगा। तो इसके बाद ये हर जिले में एक होता है। इसके बाद राज्य स्तर पे स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट्स होते हैं। हाई कोर्ट्स की संख्या इस समय 21 पहले थी, 3 2013 में बने थे। ये 3 जो 2013 में बने थे, ये मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। फिर से 3 के बाद एक 2019 जनवरी महीने में बना, 1 जनवरी को, ये अमरावती हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश। तो 21 3 24 1 25 हाई कोर्ट इस समय है। इन सभी हाई कोर्ट्स में जजों का कार्यकाल सभी हाई कोर्ट्स में 62 ईयर, 62 साल होता है जजों का कार्यकाल। ये आप करेंट्स आप ध्यान दोगे। अमरावती हाई कोर्ट, अच्छा एक बात इसमें ये भी आपको ध्यान देनी है इसी समय, अमरावती हाई कोर्ट 2019 में बना था। उससे पहले वहां दूसरी सरकार थी, अब दूसरी सरकार है। दूसरी सरकार का मतलब उस सरकार ने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां घोषित की है। 3 राजधानियों में एक जुडिशियल कैपिटल कोई अलग है, एक्सिक्यूटिव कैपिटल कोई अलग है, लेजिस्लेटिव कैपिटल कोई अलग है। मतलब इस अब के हिसाब से जो अब की सरकार ने घोषित किया है, अमरावती वहां की लेजिस्लेटिव कैपिटल है, मतलब यहाँ जुडिशरी नहीं होनी चाहिए। तो वो विवाद का मुद्दा है, वो राजनीतिक मसला है, जब वो फाइनल होगा तो फिर देख लेंगे उसे। तो हाई कोर्ट इस समय भारत में कुल मिला जुला के 25 है। नया अमरावती बना है 2013 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, MMT देख लोगे। सभी जजों, जो भी हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनका कार्यकाल 62 साल होता है। इसके बाद संघ स्तर पे या केंद्र स्तर पर, इसके बाद एपेक्स कोर्ट होता है। सबसे ऊंचा कोर्ट। इस सबसे ऊंचे कोर्ट में इस समय 31 + 3 जज हैं। ये जो 3 ये भी नए हैं, 2019 में अभी नई अपॉइंटमेंट इनकी हुई है, मतलब नई वैकेंसी बढ़ाई गई है। इन जजों का जो कार्यकाल है वो 65 साल है। इन जजों का कार्यकाल 65 साल है। तो आपको बताया गया जुडिशरी में 2 प्रकार, एक डुअल जो यूएसए में है और एक सिंगल या यूनिट्रल जो भारत में। सिंगल यूनिट्रल का मतलब ये होता है केंद्र सरकार का मामला हो या राज्य सरकार का मामला हो, दोनों एक ही कोर्ट सुनेगा और एक ही कोर्ट से यूनिट्रल माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। मतलब केंद्र के मामले की सुनवाई के लिए और राज्यों के मामले की सुनवाई के लिए कोई अलग कोर्ट नहीं है। तो ये आपका जुडिशरी का हो गया। जुडिशरी में हमने सिंगल पढ़ा और डुअल भी पढ़ लिया। जुडिशरी में कुछ थोड़ी अलग बातें हैं, जैसे आपको अभी मैंने कहा था कि प्राइमरी जुरिडिक्शन या ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में बता दिया जाएगा। तो प्राइमरी जुरिडिक्शन या ओरिजिनल जुरिडिक्शन को जान लीजिए। प्राइमरी जुरिडिक्शन या ओरिजिनल जुरिडिक्शन
प्राथमिक या मूल क्षेत्राधिकार, समझिएगा। इसके अंतर्गत कोई भी एपेक्स कोर्ट, वो कहीं किसी भी देश का हो, कोई भी एपेक्स कोर्ट क्या करता है, डिस्प्यूट सॉल्व करता है। और कैसा डिस्प्यूट? किसी राज्य का किसी राज्य से डिस्प्यूट, कई सारे राज्यों का किसी एक राज्य से डिस्प्यूट, केंद्र सरकार का किसी एक राज्य से डिस्प्यूट, या केंद्र सरकार का कई राज्यों से डिस्प्यूट, विवाद। तो फिर से मैं कह रहा हूं, प्राथमिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई भी एपेक्स कोर्ट विवादों का निपटारा करता है। वो कैसे विवाद होने चाहिए? किसी राज्य का विवाद, कई सारे राज्य और एक राज्य से विवाद, केंद्र सरकार का किसी राज्य से विवाद, या केंद्र सरकार का कई सारे राज्यों से विवाद। ये न्यूज में है, इसलिए आपको ये ध्यान देना है। यही प्राथमिक और मूल क्षेत्राधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया है, जो अनुच्छेद 131 में है। हमारे अनुच्छेद 131 में भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार प्राप्त है। अच्छा, इन न्यूज में क्यों था ये भी जान लो, जिससे आपको याद रहे। आपको पता होगा, भारत सरकार ने संसद में एक बिल पारित किया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिक या मूल क्षेत्राधिकार के तहत केस किया था। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। दूसरा, NIA का मामला। तीसरा, CBI का मामला। ये दोनों कैसे कैसे थे, ध्यान से समझिएगा, कहानी के माध्यम से समझ में आएगा। मैं पहले ही कहता हूं, हम समाज विज्ञान पढ़ रहे हैं, मतलब सारे के सारे उदाहरण हमारे समाज में विद्यमान हैं। देखो ध्यान से, कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और CBI के कुछ अधिकारी बिना राज्यों से पूछे वहां जाके इन्वेस्टिगेशन करने लगे। ध्यान से समझिएगा, जब NIA और CBI के कुछ अधिकारी वहां जाके इन्वेस्टिगेशन करने लगे, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिक और मूल क्षेत्राधिकार के तहत केंद्र सरकार के ऊपर केस किया। क्या केस किया? कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो राज्य का विषय है, और राज्य का विषय होने के नाते इस पर पूरा का पूरा अधिकार राज्य का है, और केंद्र सरकार की एजेंसियां उस विषय में राज्यों का हस्तक्षेप कर रही हैं। मतलब ये विवाद है, और विवाद के कौन सा है? ये क्राइटेरिया, सेंट्रल और किसी स्टेट का विवाद है। तो NIA केस या CBI वाला केस, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये सारे केस नए हैं जो प्राथमिक और मूल क्षेत्राधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट में शिकायत किए गए हैं या केस किए गए हैं। अच्छा, इससे संबंधित ये एक और बात है, प्राथमिक या मूल क्षेत्राधिकार के तहत नदियों का केस, नदियों के पानी का केस भारत में नहीं किया जा सकता। कि आप रिवर डिस्प्यूट कोई हो, उसे प्राइमरी या ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आप केस कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो आपको प्राइमरी या ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बता दिया गया। इसके बाद छोटे छोटे कुछ टॉपिक हैं जो आप जान लें, जैसे CBI कोर्ट के बारे में। CBI कोर्ट के बारे में अगर जो कहें तो CBI कोर्ट इक्विवेलेंट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट के। मतलब इसमें भी जिला और सत्र न्यायालयों के जैसी क्रिमिनल और सिविल मामलों की जुरिडिक्शन होती है। CBI कोर्ट करता क्या है? CBI के दिए गए मामलों, CBI द्वारा जांच किए गए मामले पर अपनी सजा सुनाता है, अपने फैसले देता है। CBI कोर्ट के खिलाफ अपील की जाती है हाई कोर्ट में। स्वाभाविक सी बात है, ये इक्विवेलेंट डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट के, तो जाहिर सी बात है इसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में ही की जाएगी। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया, CBI कोर्ट हो गया। इसके बाद आप कर सकते हो लोक अदालत। लोक अदालत ऐसे इंग्लिश में भी लिखा जाता है, लोक अदालतों का भी नाम सुने होंगे।
लोक अदालत क्या होती है? तो सीधी बात एक मैं आपको बता दूं, छोटे छोटे मामले जब कोर्ट में बढ़ जाएं, केसों की संख्या बढ़ जाती है, तो उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उन फालतू केसों को, फालतू केस का मतलब छोटे छोटे केस, चेक बाउंस वाला केस, बिजली के बिल का विवाद, घर का किसी दूसरे से विवाद, ऐसे छोटे छोटे केसों के लिए सरकारें किसी दिन को निश्चित करके पूरे समाज में, पूरे सोसाइटी में अनाउंस कर देती हैं कि यहाँ लोक अदालत लगेगी। इस लोक अदालत में कोई दूसरा जज नहीं होता, वही रिटायर्ड जज बैठ जाते हैं, वकील बैठ जाते हैं। ये लोक अदालतें करती क्या हैं? ये मध्यस्थता करती हैं, मीडिएशन करती हैं, ये मध्यस्थता कर देती हैं। मतलब आप दोनों को एक बेंच पे बैठाएंगे, एक पन्ना लिया जाएगा, दोनों में समझौता करा दिया जाएगा, मामला खत्म। अगर जो आपको मुकदमा लड़ना हो तो आप समझौता करो ही ना। अच्छा, इससे संबंधित एक बार क्या क्वेश्चन पूछा गया था, किसी लोक अदालत के खिलाफ कहाँ अपील की जा सकती है? तो एक बार ध्यान रखना, लोक अदालत के खिलाफ अपील की ही नहीं जा सकती, क्योंकि ये मध्यस्थता अदालत है, ये आप दोनों के बीच समझौता करा रही है, इसके खिलाफ अपील नहीं की जाती। अगर जो यहाँ मामला आपका सॉल्व हो गया तो फिर आप किसी कोर्ट में उस मामले को लेकर नहीं जा सकते, ये भी ध्यान रखना है। तो सीबीआई कोर्ट हो गया, लोक अदालत हो गया। अच्छा, ट्राइब्यूनल के बारे में, कभी कभार ट्राइब्यूनल के बारे में पूछा जाता है, वो भी एक प्रकार का कोर्ट है, अधिकरण। ट्राइब्यूनल समझना, ट्राइब्यूनल को इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 के अंतर्गत इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया। मतलब इसे अधिकरण को साफ साफ संविधान में लिख दिया गया, जो अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक अधिकरण के बारे में बताया गया है। मतलब इससे पहले संविधान में नहीं लिखा था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिकरण को संविधान में लिख दिया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 323 ए और 323 बी में अधिकरण की बात बताई गई है। इसकी अगर जो समरी बताई जाए ट्राइब्यूनल, तो एक लाइन में कहा जा सकता है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित न्यायालय को ही अधिकरण कहते हैं। स्पेशल पर्पज कोर्ट इज कॉल्ड ट्राइब्यूनल। अगर जो सारी समरी बताई जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज ना बोला जाए, आपको समझाने के लिए बोला जाए, तो किसी विशेष उद्देश्य न्यायालय को ही अधिकरण कहते हैं। मतलब उसका एक स्पेशल पर्पज होगा। जैसे उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा, जैसे आप देखते होंगे कृष्णा गोदावरी रिवर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, कृष्णा गोदावरी नदियों के विवाद का ट्राइब्यूनल। मतलब ये एक अधिकरण है और इसका एक स्पेशल पर्पज है, यहां स्पेशल पर्पज नाम के आगे ही दिया है। मतलब ये जो अधिकरण है, ये जो कोर्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ काम करेगा कृष्णा गोदावरी नदियों के विवाद, सतलज यमुना लिंक कैनाल ट्राइब्यूनल, ऐसा तमाम ट्राइब्यूनल सुने होंगे। आप जब केंद्र सरकार की नौकरी में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपसे भेंट हो सकती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। जिसे शॉर्ट फॉर्म में कैट कहा जाता है। अब इसमें भी एक अधिकरण है जो क्या काम करेगा, केंद्र के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित काम करेगा। आपको केंद्र के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई दिक्कत हो तो आप किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, यहां जाएंगे। ये स्पेशल पर्पज कोर्ट है। ऐसे ही 2010 में बनाया गया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एनजीटी। ये भी एक स्पेशल पर्पज कोर्ट है, ये स्पेशल पर्पज कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, जो क्या काम किससे संबंधित है, ग्रीन से, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हरित मामलों को सुनवाई के लिए तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल के बारे में भी बता दिया गया। तो आज आपका लेक्चर किससे रहा, जुडिशरी से संबंधित रहा। हमने क्या पढ़ा, सिंगल जुडिशरी, फिर क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा डुअल जुडिशरी जो अमेरिकन व्यवस्था थी, फिर हमने पढ़ा सिंगल जुडिशरी। डुअल जुडिशरी और सिंगल जुडिशरी का मतलब भी आपको समझ में आ गया। डुअल का मतलब केंद्र और राज्यों के मामलों की सुनवाई अलग अलग कोर्ट में हो, कोई तालमेल केंद्र और राज्यों में ना हो। सिंगल का मतलब केंद्र और राज्यों की सुनवाई एक ही कोर्ट में हो। उसके बाद आपको फिर बताया गया डुअल के बाद सिंगल में इंडिया का था, कुछ आपको करंट अफेयर भी बताया गया कि प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट होता है। भारत में कुल मिला जुला के इस समय वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। 25 हाई कोर्ट, सबसे नया अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का। फिर उसके बाद क्या बताया गया, और संघ में एक एपिक्स कोर्ट है। उस एपिक्स कोर्ट में के वर्तमान जो जजों की संख्या है वो इस समय 33 है। पहले 31 थी, अब 33 है।
हाई कोर्ट के जजों का कार्यकाल 62 साल होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल 65 साल होता है। तो ये मामला आपका जुडिशरी वाला था। अच्छा, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो इंडिया चाइना रिलेशन पे आएगा, तो 2-1 दिन में वो भी डाल दिया जाएगा वीडियो, आप डिटेल देख लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इफ बट कुछ नहीं रहेगा, उसमें पूरा डिटेल रहेगा, जितना हो सके आपके पढ़ाई से संबंधित रहेगा। तो इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। थोड़ा लेट होगा, देर आएगा, दुरुस्त आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा गांव में रहने के नाते थोड़ी स्ट्रक्चरल दिक्कत भी आ जाती है, तो ऐसी कुछ भी ऐसे ही कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। जल्द ही 1-2 दिनों में वो वीडियो डाल दिया जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू।